नरेंद्र तनेजा जी हाथ उठा रहे थे, उसके बाद अशोक सरजनहार जी मैं फौरन आ रही हूँ। तनेजा जी आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं आ रही हूँ फौरन आपके पास। चित्रा, मेरा ये कहना है कि ईरान जो है वो स्ट्रेटेजिकली ऑटोनोमस रहे, हमारे हित में है, ये हमारे इंटरेस्ट में है। लेकिन साथ में हमको ये भी देखना है कि जैसे चाबहार का जिक्र किया गया, हमारा अनुभव वहाँ बहुत अच्छा नहीं है। मैं खुद वहाँ गया हुआ हूँ। हमने फरसाद बी गैस फील्ड वहाँ पे हमने डिस्कवर करी, उन्होंने उठा के चाइना को पकड़ा दी। हमने $30 बिलियन का LNG इन्वेस्टमेंट की बात करी, उन्होंने वो हमको नहीं दिया। तो ईरान हमारा मित्र है। और एक ये मत भूलिए, भारत भी नहीं चाहता, हम भी नहीं चाहते कि ईरान आणविक हथियार बनाए। अगर ईरान ने आणविक हथियार हासिल कर लिए तो कल को सऊदी अरब भी करेगा, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी करेगा, इजिप्ट भी करेगा, टर्की भी करेगा। और कहां से करेंगे? सब पाकिस्तान से करेंगे। तो पाकिस्तान की अहमियत तो कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। हम नहीं चाहते ऐसा हो। इसलिए ईरान आणविक हथियार ना बना पाए, उसमें हम इजराइल के साथ में होना चाहिए। लेकिन ईरान मजबूत रहे, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी उसकी रहे, वो मेन स्ट्रीम हो जाए, ये हमारे हित में है। अब ईरान पे इसको फैसला ले रहा है। लेकिन एक ईरान जो है मजबूत रहे। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े गैस के भंडार ईरान में, तेल के भारी भंडार, और हमें उनका गैस भी चाहिए, हमको तेल भी चाहिए। लेकिन साथ साथ आणविक हथियार अगर उन्होंने बना लिए, पूरे मिडिल ईस्ट का बैलेंस खराब हो जाएगा, सेंट्रल एशिया का बैलेंस खराब हो जाएगा। और सबसे बड़ी चुनौती इजराइल अमेरिका को तो होगी, लेकिन हमको भी कम चुनौती ईरान नहीं देगा। इसलिए हमको स्ट्रेटेजिकली सोचना है, जज्बातों में बहना नहीं है। ठीक है अशोक सरजनहार जी, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए जो बातें इन्होंने कही हैं, क्या आप उससे सहमति रखते हैं? और यहाँ पर ट्रंप तो ये भी बोल रहे हैं मेक ईरान ग्रेट अगेन। उनकी ओर से और भी तमाम तरह की बातें ईरान के संदर्भ में कही जा रही हैं। मौजूदा जो सत्ता के केंद्र में लोग हैं, उनको लगातार वो ईरान के लोगों के खिलाफ करार दे रहे हैं। ऐसे में ईरान का बार बार ये कहना कि शुरू तो तुमने किया है लेकिन खत्म हम करेंगे। आपको लग रहा है कि इतनी जल्दी ये युद्ध समाप्त होता हुआ नजर आ रहा है? और मध्यस्थता की कोशिशें कितनी कामयाब होंगी? जी बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के लिए। मेरे विचार से ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, दो तीन चीजें इसमें देखने के लिए हैं। एक तो भारतीय समय के अनुसार अमेरिका ने हमला किया ईरान के ऊपर कल सुबह 4 बजे। बिल्कुल, मतलब अभी तक कितना हो गया है, 36 घंटे हो गए हैं या इतने घंटे, अभी तक ईरान ने हमले किए हैं, इजराइल के ऊपर करता रहा है। अमेरिका के वहां पर जो 40-50 हजार सोल्जर्स हैं, उसके इतने बड़े बड़े मिलिट्री एसेट्स हैं, किसी को भी उसने हाथ नहीं लगाया है। तो हमें देखना होगा जो ईरान का इसमें वो क्या करता है। अगर इजराइल के साथ ही वो करता रहता है तो मतलब ये है, ये क्षेत्रीय युद्ध में परिवर्तित नहीं होगा, रीजनल कॉन्फ्लैग्रेशन नहीं होगा, बायलैटरल रहेगा और वो उनको चलने दीजिएगा। और थोड़ी देर बाद, और जैसे कुछ हमारे अभी पैनलिस्ट बता रहे थे, जो ये उसके समझदारी होगी अगर वो इसको खत्म कर दे, क्योंकि ईरान इज टुडे इन अ कॉर्नर, ईरान इज टुडे ऑन द बैक फुट। तो इसीलिए अगर वो आगे इसको और नहीं ले जाना चाहता तो ठीक बात है। दूसरी बात जो और भी पैनलिस्ट कह रहे थे, देखिए चित्रा, आज की जो दुनिया है उसे मल्टीपोलर दुनिया कहते हैं। बिल्कुल, हमने ना तो यूक्रेन में किसी का साथ दिया, हमने दोनों का साथ दिया। बिल्कुल, हमने शांति का साथ दिया, हमने पीस का साथ दिया, हमने डायलॉग डिप्लोमेसी, वो हमारे हित में है, वो हमारे इंटरेस्ट में है। यहां भी पहले बेंजामिन नेतन्याहू हमारे प्रधानमंत्री को टेलीफोन करते हैं, उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति महमूद पेजेश्कियान हमारे प्रधानमंत्री को टेलीफोन करते हैं। हमारा हित इसमें है जो शांति से ये सुलह हो जाए, हमको किसी की तरफ नहीं लेना है। मैं नरेंद्र तनेजा जी से सहमत हूं। देखिए, बहुत मैं वहां पर रह चुका हूं ईरान में। जब कश्मीर का मुद्दा आता है, बहुत बारी ईरान ने पाकिस्तान का साथ दिया है। जब शिया की यहां पर होती है, भारत में कभी दिक्कत होती है, कम्युनल ऐसे डिस्टर्बेंस होते हैं, बड़ी बारी उसने भारत का साथ नहीं दिया है। तो देखिए, हमको इसमें इमोशनल उसमें नहीं बहना चाहिए। आखिरी बात मैं ये कहूंगा जो नरेंद्र तनेजा जी ने कही, ये केवल भारत ही नहीं जो नहीं चाहता जो ईरान के पास परमाणु अस्त्र नहीं हो, पूरी दुनिया में एक देश नहीं चाहता जो ईरान के पास परमाणु अस्त्र हो, क्योंकि कोई देश नहीं चाहता है जो और देशों की में इजाफा हो जिनके पास परमाणु अस्त्र है। कुछ कारण इन्होंने बताया नरेंद्र तनेजा जी। एक सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको कारण बताता हूं जो अभी नहीं आया है, वो है ईरान ये इनको सबको सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है, हूती को सपोर्ट करता है, हिजबुल्लाह को सपोर्ट करता है। अगर आपका परमाणु अस्त्र ईरान के पास आ गया
तो देर नहीं लगेगी जो ये परमाणु अस्त्र उन सबके पास भी चला जाए। बिल्कुल, तो ये बड़ी बात आपकी ओर से कही गई है। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी, आप सहमत हैं सज्जनहार जी की बात से? बिल्कुल सही कह रहे हैं सज्जनहार साहब, यही मैं कहना चाहता था। पहली बात है कि हमें राष्ट्रहित में काम करना है। जो भी हमारी पॉलिटिक्स हो इंटरनल, उसको देखते हुए हमारा जो राष्ट्रहित है वही परम है। आप देखिए इस सिचुएशन में हमें रशिया की भी ज़रूरत थी और हमें अमेरिका की भी ज़रूरत थी। और जहाँ तक टेक्नोलॉजी की बात है चित्रा जी, मैं आपको बता दूँ, बहुत क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ आती हैं इजराइल से हमारे पास, चाहे वो आपके इंक्रिप्शन की टेक्नोलॉजी हो, सैटेलाइट कम्युनिकेशन में काम आती है, सीकर्स की टेक्नोलॉजी हो, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की टेक्नोलॉजी हो। इनके बिना हमारी जो मिसाइल्स बन रही हैं, हमारे जो ये ब्रह्मोस वगैरह बन रहे हैं, इन सबके प्रोडक्शन में बहुत क्षति होगी, क्योंकि बिना सीकर्स के आपके मिसाइल्स में कोई वो नहीं है। और ख़ास तौर से जहाँ तक ईरान का सवाल है, आई एग्री 200% कि उनके पास अगर न्यूक्लियर पावर आ गई तो उसका प्रोलिफरेशन, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मिलिशिया भी है, सीरियन मिलिशिया है, इराकी मिलिशिया है, हमस है, हिजबुल्लाह है, हूतीज़ है, जिनका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, जिनको सिर्फ टेरराइज करके ही अपने प्रभुत्व को जमाना है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। तो देश को अपने हित को देखते हुए आपको संभल करके जियो स्ट्रेटेजिक जो आपकी पोजीशन है और जो आपकी पॉपुलेशन है, जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको अगर रशिया से S-400 चाहिए था, वहां से तेल चाहिए था, तो आपको यहां से भी तेल चाहिए। हम लगातार बैलेंस करने की कोशिश। जल्दी से रविंद्र सचदेव जी, क्लोजिंग कमेंट आपका। हाँ जी, मेरे से? जी जी सर। ओके, क्विकली अभी जो एयर मार्शल सर ने कहा, इसको सोचते हुए मैं 2 पॉइंट क्विकली कहता हूं। मतलब बॉटम लाइन क्या हो सकता है? एक तो ईरान का रिएक्शन होगा जब इनकी जो रेजीम है, इसको लगेगा हम तो सब गए, खामेनी को मार दिया जाएगा, औरों को भी मारते जाएंगे, इन्हें होगा अब तो हम टोटल गए। उस हालात में ये 2 चीजें कर सकते हैं। एक, ये जो अमेरिकन बेसिस हैं, खासकर सऊदी अरब में, कतर में, बहरीन में, जो महंगे देश, महंगी बड़ी हैं, नॉट इराक सीरिया, वो तो छुटमुट है, वहां पर ये अटैक्स करेंगे, क्योंकि वहां पर ये सऊदी को भी डिस्टेबलाइज करेंगे, पूरे मिडिल ईस्ट को करेंगे डिस्टेबलाइज। बट वो होगा हाराकिरी सुसाइड वाला माहौल। 1 सेकेंड सुसाइड वाला माहौल होगा, जो भी एयर मार्शल कह रहे हैं, ये जो 400-500 किलोग्राम यूरेनियम 60% एनरिच पता नहीं कहाँ है, कुछ पता नहीं, देखा जाएगा। इससे आप न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना सकते, पर इससे आप डर्टी बॉम्ब बना सकते हैं जो रेडिएशन लीक कर सकता है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, ये 10-10 किलो के 50-60 पैकेट सूटकेसेस अगर फैला दें और वो यूज हो, उनका डैमेज ज्यादा नहीं होगा। बाय द वे, उनसे लोग ज्यादा मरेंगे नहीं। एयर मार्शल और सब न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स यहां और बैठे हैं मैम। तो 5 किलोमीटर एरिया में दहशत फैल जाएगी कि न्यूक्लियर कंटामिनेशन हो गई है, बिल्कुल उसको पूरा डीकंटामिनेट करना पड़ेगा, बहुत भयानक माहौल हो जाएगा। तो और वो ये 2 वर्स्ट केस मैं कह रहा हूं। अगर आज के लिए रविंदर साहब, मैं आपसे माफी चाहूंगी, मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है। देखिए ना, तो उसका भी अगर आप लोग समझते नहीं हो, सारा पाकिस्तान से मुद्दा हट गया। अरे पाकिस्तान अनस्टेबल कंट्री, टेररिस्ट के हाथ में, उसके पास न्यूक्लियर पावर है, बिल्कुल। और ईरान की चिंता अगले दिन हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनस्टेबल कोई भी नहीं है। बिल्कुल, अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।